हेलो एवरीवन, आज हम स्टूडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर लिया था और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने ये सारे पॉइंट जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जो है डिस्कस किए थे। तो चलिए हमने ये भी देखा था चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आगे वाला पार्ट जो हमारा है ओवरव्यू ऑफ सेल। ये वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वे तो आपको अभी मान लो अच्छी तरह समझ ना भी आया तो आगे आपको चैप्टर में समझ आ ही जाएगा। इसमें सिर्फ ओवरव्यू दिया कि हम सेल में कौन कौन से जो है सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे सेल में। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपको मान लो कोई पॉइंट ना भी समझ लाए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक लाइन। यू हैव अर्ली आगे आपको समझ ही आ जाएगा जब इसके और हर एक ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड, चलिए हाईलाइटर दे देते हैं, एक तरह से हाईलाइटर की तरह काम करेगा ये। यू हैव ऑलरेडी अर्लियर अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन अनियन पील। अनियन पील ने आपने बचपन में जो है देखे होंगे, अनियन पील जो है देखा होगा आपने, या फिर ह्यूमन चीक सेल्स जो हम जो है ह्यूमन चीक के जो है सेल्स देते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। आपने 8th 9th क्लास में हमने देखा होगा अपने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है देखा होगा। लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर, आप जो है देखते हैं उनके बारे में वापस से। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। अनियन सेल क्या होता है? प्लांट सेल होता है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट में मैंने आपको जो क्या बताया था कि जो आपका प्लांट में क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है आपकी जो है सेल वॉल होती है, और उससे अंदर वाली जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल होती है, अंदर वाली उससे सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स में जो है सेल वॉल भी पाई जाती है, लेकिन जो एनिमल में जो है ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट का करेक्टर है बस। आगे देखते हैं। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज ए डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ह्यूमन चीक सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या पाई जाती है? आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन जो प्लांट में हमने देखा था नीम पीले, आपने क्या देखा कि जो उसमें क्या होता है, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, दोनों पाई जाती हैं। तो इसकी यही जो एनसीईआरटी कहना चाह रही है। इनसाइड ईच सेल, हर एक सेल के अंदर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हर एक जो है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो आपका जो है हर एक सेल के अंदर ऐसे जो है यहाँ पे एक जगह न्यूक्लियस जो आपका पाया जाता है। यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये जो न्यूक्लियस हर एक सेल के अंदर बीच में जो पाया जाता है। आपको पता भी होगा कि ये सारे काम जो है न्यूक्लियस से जो आपके सारे काम जो है बॉडी में कराता, मतलब हर एक सेल से जो है करवाता। न्यूक्लियस जो है कमांड देता। न्यूक्लियस में भी कौन? डीएनए। डीएनए में कौन? जो अलग अलग जीन्स बने होते हैं, वही जो सारे कमांड देते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द, इसके बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। लास्ट टॉपिक आपका यही है। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो इस न्यूक्लियस के पास क्या होता है? जो है क्रोमोजोम्स होते हैं, जो कि क्रोमोजोम मतलब आपका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो जो बिल्कुल कम्पैक्ट जो है बिल्कुल पैक हो जाता है, बिल्कुल कम्पैक्ट हो जाता है बिल्कुल, और वो जो है क्रोमोजोम बन जाता है, बिल्कुल जो है पैक हो जाता है, बिल्कुल आपस में जो है पैक हो गए जो है एक जो है न्यूक्लियस जो है यहाँ पे बन जा एक तरह से क्रोमोसोम ऐसे जो है बन जाता है। इसमें जो क्रोमैटिन जो है पाया जाता है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे। तो इसलिए कहा था मैंने, क्योंकि ये चैप्टर जो है जो है सारी टर्म्स जो है आगे आएंगी आपकी। न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम, आपने पढ़ भी रखा होगा थोड़ा बहुत पहले। तो उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और उसमें भी जो है छोटे सेगमेंट्स, हर एक सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे? जैसे ये डीएनए हो गया, उसके एक सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे हो गया, इसके एक सेगमेंट को हम जीन कहेंगे। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकारियोटिक। अब यहाँ पे यूकारियोट और प्रोकारियोट का जो है डिफरेंस क्या होता है आपने पढ़ भी रखा होगा, तो ये देख लेते हैं एक बार। हम जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आपने पढ़ा नहीं है। वो क्या होता है? जो प्रोकारियोट क्या होते हैं, जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई जो है पाया जाता है। जो न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस है, प्रोकारियोट नहीं यूकारियोट में जो न्यूक्लियस है आपका, वो जो है उसमें मेम्ब्रेन जो है होती है, आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर जो है बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन जो आपका जो प्रोकारियोट है उसमें न्यूक्लियस जो है बिल्कुल जो है जो आपका पूरा जो है बिखरा हुआ होता है। किसमें? साइटोप्लाज्म में, प्रोकारियोट्स में। तो साइटोप्लाज्मिक जो है फ्लूइड सब्सटेंस होता है, सेल हो गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जिसमें जो आपका जो है पूरा जो है आपका फैला हुआ होता है। क्या? पूरा जो आपका फैला हुआ होता है। यहाँ पे जो है क्रोमैटिक मटेरियल एक जगह पे जो है फैला हुआ होता है। इसमें कोई भी जो है मेम्ब्रेन ऐसे नहीं पाई जाती डीएनए जो है न्यूक्लियस पे। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिक मटेरियल यहाँ पे फैला हुआ होता है प्रोकारियोट में। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। सेल डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसमें मेम्ब्रेन होती है, वो उसे हम कहते हैं यूकारियोट। वेयर इज दैट सेल डेट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस पर जो है मेम्ब्रेन कोई भी नहीं पाई जाती, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोकारियोट्स जो है कहेंगे। और भी डिफरेंस है में, जैसे प्रोकारियोट का जो है डीएन और राइबोसोम्स होते हैं उसका 70s होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका कैसा होता है? 80s होता है। इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे, तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते, याद रखना आपको कि इनका जो है प्रोकारियोट का 70s होता है, इनका 80s होता है। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्या है। तो राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो हम ये आते हैं 70-80s। आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। वह हाईलाइटर एक तरह से ले लेते हैं।
इन बोथ प्रोकारियोट एंड यूकारियोट सेल्स, दोनों में प्रोकारियोट और यूकारियोट में क्या कॉमन है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसमें क्या पाया जाता है, सेमी फ्लूइड मतलब क्या हो गया कि ना ही बिल्कुल लिक्विड ना ही बिल्कुल सॉलिड, सेमी फ्लूइड जो है इसमें पाया जाता है मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहेंगे साइटोप्लाज्म से जो लिक्विड सा फ्लूइड सा जो है वहाँ पे भरा रहेगा सेमी फ्लूइड। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, जो पूरी जो है वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करता है सेल में, हर एक जगह जो है पूरे सेल में जो है पाया जाता है लिक्विड टाइप का। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सेलुलर जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसमें मेन अरेना मतलब मेन जगह यही है जहाँ पे सारी आपकी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी, दोनों में। सेलुलर एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी आपकी जो है एनर्जी वगैरह वहाँ पे जो बनती है थोड़ी बहुत, वहाँ पे आपकी कोई भी एंजाइम जो है, एंजाइम नहीं प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे, तो सारे किसमें होते हैं आपके साइटोप्लाज्म, मतलब जो आपका साइटोप्लाज्म है उसमें ही सारी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, जो सारा सब कुछ जो है साइटोप्लाज्म में भी आता है, उसमें ही जो है काफ़ी चीज़ें बनते भी हैं। तो मेन जो है आपका एरिना जो है यही होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। सेल की सारी एक्टिविटीज़ जो उसमें होती है साइटोप्लाज्म में ही पाई जाती हैं, सारी सेल की जो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी, तो वो सारी किसमें होती है, मेनली साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। तो ये एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि सारी एक्टिविटीज़ इसमें ही होती हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अक्कर इन इट टू कीप द सेल एज अ लिविंग स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो अलग अलग सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, जैसे केमिकल रिएक्शन ए से कोई बी सब्सटेंस बना, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, कोई ए सब्सटेंस है उससे बी बना, तो इससे जो है अलग अलग केमिकल रिएक्शन जो है एक में ही जो है सेल एक जो साइटोप्लाज्म में जो सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्यों, ताकि लिविंग स्टेट जो है रख सके, मतलब लिविंग रह सके जो आपका सेल। अगर सेल को लिविंग रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हमें उसमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी काम करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस आ गया है कि आप अब जो है प्रोकारियोट और यूकारियोट में, हमने ऊपर में क्या डिफरेंस पढ़ा कि जो प्रोकारियोट है उसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, और न्यूक्लियस में और यूकारियोट में मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो ये हमने पढ़ा। और जो मेन जो है सिमिलैरिटी क्या पढ़ी, जिसमें दोनों में जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस आएगा, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकारियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ऑर्गेनेलीज। अलग अलग जो है ऑर्गेनेलीज जो है इसमें पाई जाती है, मतलब क्या हो गया, ये जो है प्रोकारियोट्स में नहीं पाई जाती है, इसको याद रखिएगा, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। ये जो वो होता है आपका प्रोकारियोटिक सेल होता है उसमें सिर्फ जो है राइबोसोम्स हुई ऑर्गेनेली पाई जाएंगे। ऑर्गेनेली मतलब क्या हो गया कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड जो है कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सारे को मिला के जो कलेक्टिवली हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये जो आप प्रोकारियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इनमें जो नहीं पाई जाती, लेकिन ये जो आपकी ये राइबोसोम्स है, ये जो प्रोकारियोटिक सेल में जो है पाई जाती हैं। ऑर्गेनेली कौन सी हो गई, राइबोसोम जो एक ऑर्गेनेली होती है, मतलब सारी जो ऑर्गेनेली हैं, तो ये उसमें पाई जाती हैं प्रोकारियोटिक सेल में, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्ट। और ये तो पाई जानी है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो है प्रोटीन सिंथेसिस करती है, प्रोटीन नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा, प्रोटीन के बिना आपको काम ही नहीं चलेगा, तो ये जो है इसलिए तो पाई जाती है। तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। द राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकारियोट एज वेल एज प्रोकारियोट। तो इसमें एनसीईआरटी में मेंशन है एज इट इज कि राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन मेम्ब्रेन, तो कोई भी राइबोसोम पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जबकि जो न्यूक्लियस है उस पर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लास्टिड पे भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लास्टिड प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, उस पर भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके अलावा ईआर हो गया, उस पर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स आगे लिखवाऊंगा मैं, आपको याद रखने हैं। राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स, हर एक सेल में पाई जाती है, यूकैरियोट में भी प्रोकैरियोट में भी। Within the cell, ribosomes are found not only in cytoplasm but also within two organelles, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन आरईआर। तो क्या कहना चाह रहा है कि सेल के अंदर जो है राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में तो पाए जाते ही हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं, मतलब इसमें तो पाए जाएंगे ही। जो साइटोप्लाज्म हो गया आपका, यहाँ जैसे सेल हो गया इसमें साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ पे तो राइबोसोम छोटे छोटे ऐसे राइबोसोम जो आपके बिना मेम्ब्रेन बाउंड के पाए तो जाएंगे ही, लेकिन और कहाँ कहाँ पे पाएंगे, ऑर्गेनेलीज पे भी पाए जाएंगे। ऑर्गेनेलीज मतलब जैसे ऑर्गेनेलीज मतलब ये सारी जो ऑर्गेनेलीज है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इनमें से कौन सी पे पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट हो गए, प्लांट्स में होती है सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, ये जो मेन कैरेक्टर होता है कि प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें सेल वॉल होती है जो कि एनिमल में एब्सेंट होती है। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोप्लास्ट पे के पास जो है राइबोसोम्स पाए जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोनों में पाया जाता है प्लांट और एनिमल, उसके ऊपर भी जो क्या पाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे। एंड ऑन रफ आरईआर, रफ ईआर मतलब रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका, ये दो टाइप होते हैं, एक रफ होता है एक स्मूथ होता है। रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जो ये राइबोसोम ने पढ़े अभी तो ये क्या होते हैं, इस पर लगे होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में जो है हेल्प करते हैं। तो इस पर रफ मतलब हो गया कि उस पर राइबोसोम जो अटैच है, आर याद रख सकते हैं, आर इसमें आ रहा है तो आर राइबोसोम।
RR याद रख सकते हैं आप, रफ मतलब राइबोसोम्स इसमें अटैच होंगे। तो ये RER पे क्या पाए जाते हैं, जैसे कोई RER हो गया आपका, तो उस पर जो क्या पाए जाएंगे आपके जो है आपके राइबोसोम्स जो है पाए जाएंगे RER पे। तो ये जो NCERT कहना चाह रही है, तो इन दोनों जगह पे क्लोरोप्लास्ट पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, इन तीनों जगह पे RER पे जो है पाए जाएंगे। आगे देखते हैं। तो आई होप आपको इतना अभी तक क्लियर हुआ होगा, वैसे ज़्यादा मुश्किल अभी हमने पढ़ा नहीं है। एनिमल सेल्स विच कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोजोम। अब ये भी क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है ये, जिसे हम क्या कहते हैं, एनिमल सेल्स में जो है सिर्फ ये जो है एनिमल सेल्स में नहीं, दोनों में पाई जाती है, प्लांट में भी। तो एनिमल सेल्स में क्या हो गई, सेंट्रोजोम हो गई, सेंट्रोजोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये सिर्फ एनिमल्स में, सॉरी प्लांट में से नहीं पाई जाती है, एनिमल में पाई जाती है। एनिमल सेल्स में अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन इस पर नहीं पाई जाती, जिसे हम सेंट्रोजोम कहेंगे, जो कि सेल डिवीजन में जो हेल्प करते हैं, सेल को डिवाइड करने में। एक सेल हो गया उससे जो है 2 सेल बनाने में जो है हेल्प करती है ये, कौन, सेंट्रोजोम। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। सेल्स आगे पढ़ते हैं, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। अलग अलग जो है डिफर करते हैं, हर एक जो है सेल जो है साइज में, शेप में और एक्टिविटीज़ में जो है डिफर करते हैं हर एक सेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देके बताया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मास, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी जो है पढ़ा था, मोनारा किंगडम में जो माइकोप्लाज्मास आए थे, जो हमने पढ़ा था, जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं ये, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कुछ टर्म्स यूज होती हैं बायो में, जैसे कि मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर कहते हैं। जैसे ये जो ये वाला साइन है ना, इसे हम माइक्रोमीटर कहेंगे, माइक्रो कहेंगे, एम मीटर। तो ये यूनिट्स मैंने आपको बताई थी। और नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में क्या बताया था मैंने, 10⁻⁻3, माइक्रो में -6, नैनो में -9 और एंगस्ट्रॉम में -10। तो ये यूनिट्स जो है बायो में जो है यूज़ होती हैं। ज़्यादातर आपकी माइक्रो, नैनो और एंगस्ट्रॉम जो है यूज़ होती हैं, तो इनको जो है याद रखिएगा। तो ये जो इतना होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में सिर्फ, माइकोप्लाज्मा जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, नीट में क्वेश्चन आए भी हुए हैं। वाइल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो कुड बी 3 to 5 नैनोमीटर, 3 to 5 नैनोमीटर। बैक्टीरिया में कितनी होती है, 3 to 5 नैनोमीटर होती है, मतलब माइकोप्लाज्मा से भी थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये तो 3 to 5 जो है माइक्रोमीटर जो है पाए जाते हैं। अब लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आपने पहले पढ़ भी रखा होगा कि सबसे लार्जेस्ट जो सिंगल सेल जो है कौन सा होता है, जो ऑस्ट्रिच का एग, उसे जो है लार्जेस्ट होता है ये सिंगल सेल। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना डायमीटर है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। वैसे आपको जो कोई भी ऐसे जो है साइज़ वगैरह की याद रखने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कोई, बट जो आपके एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो आपको ज़रूर याद रखने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी में दिए, आप ये नहीं कह सकते एनसीईआरटी में नहीं है, फिर एक्स्ट्रा आ गया एनसीईआरटी से बाहर, तो ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। बट जो एनसीईआरटी से बाहर आप कुछ भी याद करें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बट आपको मेनली जो एनसीईआरटी में याद करने पड़ेंगे। तो ह्यूमन आरबीसीज जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका कितना साइज होता है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर जो है वो होते हैं। नर्व सेल्स, अब नर्व सेल्स की बात करें तो आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, ये क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, ये तो हमने साइज में बात करी। अब हमने पीछे पढ़ी थी एक लाइन, सेल साइज में भी, शेप में और एक्टिविटीज़ में। तो शेप की अब हम बात करते हैं, शेप में भी डिफर करते हैं। दे में भी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर साइज की जो है शेप हो सकती हैं। शेप ऑफ द सेल में वरी विद देयर फंक्शन देयर परफॉर्म, तो फंक्शन भी इनका जो जैसी शेप होगी उसके अकॉर्डिंग जो है फंक्शन भी करेंगे, अलग अलग जो इनके फंक्शन होते हैं हर एक सेल के। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो है दिखाया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिखाई हुई अलग अलग शेप जो है, शेप्स दिखाई हुई हैं। ये क्या हो गई, आरबीसी की शेप हो गई, देखिए ये वाली, ये फर्स्ट वाली आपकी आरबीसी की जो है शेप होगी, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका। और ये होगी वाइट ब्लड सेल्स हो गई, ये अमीबॉइड शेप होती है। आरबीसी की राउंड एंड बाइकॉन्केव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि ये शेप एज इट इज़ एनसीईआरटी में जो एक एक डायग्राम, एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, तो किसी से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आरबीसीज हो गई, इसकी कैसे शेप हो गई, राउंड एंड बाइकॉन्केव। ये वाइट ब्लड सेल्स हो गई, जिसकी क्या हो गई, एमीबॉइड शेप हो गई। ये कोल्यूमनार एपिथेलियन जो है सेल्स होते हैं, टिश्यू चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लॉन्ग एंड नैरो होती है। ये जो है कैसे होती है, शेप लॉन्ग एंड नैरो होती है। नर्व सेल्स हो गई, न्यूरॉन्स जिसे हम कहते हैं, वो कैसी होती है आपकी, ब्रांच्ड। ये जो नर्व सेल्स होती हैं ये कैसी होती है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती है। और ये ट्रैकीड हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, एनाटॉमी में फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ रखा है, इलोंगेटेड होती है इसकी शेप। ये हमने पढ़ा था, एज इट इज़ लाइन जो दी हुई थी, मेंशन की हुई थी आपकी एनसीईआरटी में, इलोंगेटेड होती है।
और जो आपके मीजोफिल सेल्स होते हैं ये भी हमने पढ़ा था लीफ में जो पाई जाती हैं, लीफ के जो ग्राउंड टिश्यू को हम कहते हैं मीजोफिल। तो वहाँ पे मीजोफिल जो सेल्स होती हैं उनकी कैसी होती है, राउंड एंड ओवल होती है। तो ये जो मैंने ये दो तो मैंने आप पढ़ाई रखी है, आपको सिर्फ यही याद करनी है, ये इससे पीछे वाली, बट ईजी है, याद हो जाएंगे बार बार पढ़ते रहेंगे तो आगे देखते हैं। बट इससे क्वेश्चन कम आते हैं, बट फिर भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए नीट के लिए, और स्कूल में वैसे खास पूछेंगे नहीं, बट नीट के लिए मेनली जो आपके पढ़ा रहा हूँ मैं, दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो नीट के लिए ज़्यादा। तो आपको जो नीट जो है आपके अगर अच्छे मार्क्स चाहिए नीट में तो आपको करना तो सब कुछ पड़ेगा, तो इसलिए। अब हम आते हैं प्रोकारियोटिक सेल्स। अब इसमें पहले हम पढ़ेंगे प्रोकारियोटिक सेल्स, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकारियोटिक सेल्स मैंने आपको कॉमनली इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है मैंने आपको जो डिस्कस करा ही दिया है। क्या होते हैं इसमें जो जो आपकी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो है मेम्ब्रेन होती है वो बाउंड नहीं, तो इसमें कोई मेम्ब्रेन जो है नहीं लगी हुई होती। इसमें जो 70S जो है पाया जाता है आपके पास, राइबोसोम्स भी इसमें पाया जाता है, लेकिन बाकी सारी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। तो आप मेन डिफरेंस याद रख सकते हैं। जो 70S के बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue green algae, mycoplasma and PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो जो आपके इसमें क्या होते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स में मेनली कौन आती है, हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, याद कीजिए। सिर्फ हमने मोनेरा पढ़ा था, जो कि सिर्फ वही क्या होते हैं ये जो क्या होते हैं प्रोकार्योट्स होते हैं, क्या होते हैं सिर्फ वही जो है सारे बैक्टीरिया जो मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज आते हैं, जो कि अलग अलग हमने मोनेरा पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हमने पढ़े थे, तो वो सारे आते हैं उसमें। बैक्टीरिया होते हैं जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं जो है उसके इसमें आपके जो है आपके यू बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा हो गए, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये सारे इसमें जो बैक्टीरियाज में आते हैं। तो एक बैक्टीरिया ही क्या होते हैं, सिर्फ प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकार्योटिक सेल्स जो इनके होते हैं, प्रोकार्योट क्या होते हैं, सारे बैक्टीरिया होते हैं, हमने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 2 में। दे आर जनरली स्मॉलर होते हैं काफ़ी, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकार्योटिक सेल्स, मल्टीप्लाई ज़्यादातर तेज़ी से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को डिवाइड जो है ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं 20 मिनट में अपने सेल डिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, और जहाँ की जो है हमारे एक जो है 24 घंटे लग जाते हैं ह्यूमन, मेनली हर एक सेल में डिफर करती है, बट मेनली 24 घंटे लग जाते हैं हम कह सकते हैं। आगे सेल डिवीजन में पढ़ेंगे हम, तो मेनली जो सिर्फ जो बैक्टीरिया होता है उसमें 20 मिनट में ही जो है हो जाता है आपका सेल डिवीजन, तो ये जो है बहुत ज़्यादा जल्दी कर जाते हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज हो सकती है इनकी भी, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ये तो। 4 बेसिक शेप्स हमने पढ़ रखी हैं बैक्टीरिया की। बैसिलस रॉड शेप हो गई, कॉकस स्फेरिकल हो गई, कॉकस जो स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप एंड स्पिरिलियम स्पाइरल शेप हो गई। तो आपको सारी शेप पर जो है देखनी है तो आप जो है चैप्टर नंबर 2 जो है जाके पढ़ सकते हैं मेरे चैनल में, तो मैंने आपको अच्छे तरह से कराई हुई है वहाँ पे। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब हम मेनली जो है पॉइंट्स अच्छे जो मेनली जो इसमें बात लिखी हुई है एनसीईआरटी पे आते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकार्योटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकार्योट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। इसमें लिखा है कि जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं वो जो है काफ़ी सिमिलर होते हैं, जो है जो प्रोकार्योट्स के जो काफ़ी सिमिलर होते हैं, इवन दो जो प्रोकार्योट्स होते हैं वो अलग अलग उसकी शेप्स होती है, फंक्शन होती है यूकार्योट्स के मुकाबले। ऑल ऑल प्रोकार्योट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हर एक जो आपका जो प्रोकार्योट है उसमें जो सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, इसमें जो कोई भी सेल वॉल जो है या फिर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये तो हमने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 2 में, सारी चीज़ें आई हुई हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म भी इसमें पाया जाएगा। तो ये तो हमने अब पहला पॉइंट जो पहले जो हमने पढ़ाई था। तो इसमें जो है बैक्टीरियाज में जो है सेल जो इसमें आगे पढ़ेंगे अब अभी अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो बैक्टीरिया की वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ये भी इसको प्रोटेक्शन का ही जो है काम करती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है सिर्फ ये, बैक्टीरियल एनवलप कह सकते हैं, एनवलप मतलब तीनों को मिला के ग्लाइकोकैलिक्स, इसके अंदर सेल वॉल और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ये वाली लेयर जो इसमें पाई जाती है जो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, जी लिख देता हूँ, उससे अंदर आपकी सेल वॉल हो जाएगी, सेल वॉल CW, और उसके अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को मिला के हम कहेंगे सेल बैक्टीरिया का एनवलप होता है, मतलब सेल में जो है लेयर्स पाई जाती हैं, बैक्टीरिया में पाई जाती है मेनली लेयर्स, इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। इसमें जो है सारी लेयर्स पाई जाती हैं। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये भी हमने पढ़ रखा प्रोकार्योट में, जो कोई भी जो न्यूक्लियस में वेल डिफाइंड जो है नहीं होता, मतलब कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। जेनेटिक मटीरियल बेसिकली नेक्ड नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्ड का मतलब हो गया कि नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, नेक्ड होता है इसलिए। इन एडिशन टू जेनोमिक डीएनए जो मेनली आपका डीएनए होता है उसे हम कहेंगे जेनोमिक डीएनए, जीन्स वगैरह होते हैं, मेनली जो आपका डीएनए होता है, मेनली क्यों कहा क्योंकि इसके पास जो है प्लाज्मिड भी होता है, वो
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो, इसलिए मैंने आपको मेनली कहा। तो इसका मेनली जो डीएनए होता है द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है इसका। मैनी हैव मैनी हैव मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो जो कई सारे बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं जीनोमिक डीएनए के बाहर। जैसे मेनली डीएनए इसका साइटोप्लाज्म में ये हो गया, मान बोल तो इस पे कोई क्रोमेटिन की फॉर्म में मेनली डीएनए इसका ये हो गया, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया इसमें मेनली डीएनए ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ जो है और पाए जाएंगे प्लाज्मिड्स, जिसे हम कहेंगे इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे प्लाज्मिड्स, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा, डीएनए होता है इनमें। इसके बारे में आगे भी हमें लिखा हुआ है, इसमें पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे लिखा हुआ है तो इसको अच्छे तरह से क्लियर करते हैं। दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। तो इनको हम क्या कहेंगे, जो है प्लाज्मिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लाज्मिड्स कहेंगे। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स, जो प्लाज्मिड मतलब क्या हो गया कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो गया आपका, क्या प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। द प्लाज्मिड डीएनए, जो प्लाज्मिड का डीएनए होगा, मेन डीएनए तो आपका जेनोमिक डीएनए हो गया, और ये प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। फिनोटिपिक कैरेक्टर मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो इसके पास जो है कैरेक्टर होंगे, एक्स्ट्रा फीचर होंगे। जैसा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इसके पास, तो वैसे ही उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन होगी इसके, जो है फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया में कुछ अलग ही होगा। अब ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। वन सच करेक्टर इज द रेजिस्टेंस टू, इसमें कुछ करेक्टर जो है एक दिया हुआ है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जो इसमें दिया हुआ है कि ये जो है एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस, मतलब ये इन जिन बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड पाया जाएगा, और वो भी आर प्लाज्मिड मतलब जो आर प्लाज्मिड मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ये वाला जो आर प्लाज्मिड इसमें पाया जाता है। सबसे पहले एक टाइप हो गया आरपी, लिख देता हूँ आर प्लाज्मिड इसमें पाया जाता है, जो कि क्या करता है एंटीबायोटिक से जो है ना रेजिस्टेंस जो है दिलाता है। मतलब ये कोई अगर मान ले हम कोई जो है हम बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस गया ह्यूमन बॉडी के अंदर, हम जो है एंटीबायोटिक लेंगे, अगर मान ले नहीं मरा वो वाला बैक्टीरिया, तो मतलब क्या हो गया कि उसके पास ऐसा प्लाट आज जो है उसके पास क्या पाया जाएगा, आर प्लाज्मिड पाया जाएगा, जो कि उसे रेजिस्टेंस दिला रहा है एंटीबायोटिक से। वो नहीं मर सकता है, चाहे कितनी भी एंटीबायोटिक्स हम ले लें फिर भी नहीं मरेगा वो, क्यों, क्योंकि इसके पास आर प्लाज्मिड है जो कि उन्हें जो एंटीबायोटिक से जो है बचा रहा है। तो मेनली क्या कैरेक्टर, मतलब सबसे पहला प्लाज्मिड हो गया आर प्लाज्मिड हो गया। और भी आपके पास अलग अलग टाइप के जो है प्लाज्मिड होते हैं बेसिकली, लेकिन हमें जो है नहीं पढ़ने हैं वो। तो देख लिए जैसे टी आई प्लाज्मिड होता है, टी प्लाज्मिड होता है आपके पास, और भी होते हैं। आगे जो डिटेल में चैप्टर नहीं क्लास 12 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे बायोटेक्नोलॉजी आपकी यूनिट है क्लास 10 में, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी आपको जो है ज़्यादा जो है प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे मतलब क्या होगा 12th क्लास में ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है उसमें पढ़ेंगे। अब इसको जो है आगे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आप याद रख, इसमें सिर्फ ये याद रखिए कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, और ये आर मेनली इसके एक टाइप जो इसमें बताया एनसीईआरटी में आर प्लाज्मिड हो गया। आगे देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाएगी, यूकैरियोट्स में जो है सिर्फ पाया जाएगी। इसमें जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाएगी। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइजोम्स। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया ना, लिखा हुआ है ना एज इट इज एनसीईआरटी में, पहले नहीं लिखा हुआ था बट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई भी ऑर्गेनेलीज जो है इसमें यूकैरियोट्स की तरह जो है नहीं पाई जाएंगी प्रोकैरियोट्स में, लेकिन उसकी बजाय राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोटीन बनाती है, ये नहीं होगा तो सेल जो है जीवित नहीं रह पाएगा। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। अब इनके पास क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज होती है। इंक्लूजन जो है बॉडीज होती है, किसी चीज़ को जो है फूड मटेरियल को जो है इन्हें स्टोर करने के लिए कुछ अलग अलग जो है इनके पास इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है। इनका नाम है इंक्लूजन्स। इंक्लूजन मतलब क्या हो गया, कुछ स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए कुछ इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, इंक्लूजन बॉडीज जिन्हें हम कहते हैं। जैसे ये हो गई एक इंक्लूजन बॉडी, तो इनके पास जो है पाई जाती हैं, ऐसी प्रोकैरियोट्स के पास पाई जाती हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन सा दिया हुआ है, इसके लास्ट जो ये 3-4 लाइन दी हुई है ना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आगे पूरा जो ये वाला टॉपिक आपका ये नेक्स्ट टॉपिक, ये पूरा डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है। तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या होते हैं, कुछ जो है यूनिक जो है सब कुछ यूनिक पाया जाता है इंक्लूजन्स की फॉर्म में, जो कि क्या करते हैं फूड मटेरियल को जो है स्टोर करने का काम करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीसोजोम। अब इनके पास क्या होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई, क्या हो जाता है इनके जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे जो है अंदर की तरफ जो है धस जाती है। तो ये क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ जो धस जाती है इन्हें हम कहते हैं मीसोजोम कहते हैं। अंदर की तरफ जो कुछ जो आपकी सेल वॉल जो है ऐसी जो है अंदर की तरफ जो है ऐसे धस के मीसोजोम्स बना लेते हैं, जो कि सरफेस एरिया का नॉर्मली
इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो ये किस में हेल्प करते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें हेल्प करेगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और जो है कुछ सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करेगा, कुछ चीज़ें निकालेगा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। मतलब क्या हो गया कि ये जो है लाइक जो मेसोसोम है इनमें, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिल्कुल एक्ट करेगा, जैसे यूकैरियोट्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, उसकी तरह ही जो है ये एक्ट करेगा, जो है उसकी तरह ही जो है काम करेगा मेसोसोम। तो ये जो है इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह जो है मेसोसोम जो है एक तरह नहीं कह सकते हम पाया जाएगा, लेकिन उसकी तरह जो है होता है, जिसकी तरह ये फंक्शन करता है उसकी तरह हम कह सकते हैं मेसोसोम को। तो उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे दिया हुआ है। इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है, दे आर एसेंशियली इन फोल्डिंग्स इन द सेल मेम्ब्रेन, लिखा हुआ है देखिए इन फोल्डिंग, जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ये ऐसे जो है इन फोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा के तो क्या करेंगे वो सेल वॉल फॉर्मेशन में कई सारे फंक्शन करती है, रेस्पिरेशन में हो गया, जो सेल डिवीजन में हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन में हो गया। रेप्लिकेशन मतलब क्या हो गया कि डबलिंग ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन का मतलब समझ लीजिए, आर ही लिख देता हूँ, रेप्लिकेशन मतलब डबलिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल होना, जैसे डीएनए होगा इससे एक और कॉपी बन गई, इसकी डबल हो गया ये, तो इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन, इसको हम नाम देंगे, ताकि आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये देख लीजिए इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है साइज़ देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइज़। वायरसेस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है, और जो आपका पीपीआर लो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल बैक्टीरिया का कितना होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। तो वायरसेस का देख लिए बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हमने वायरसेस के बारे में पढ़ भी रखा है, ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसी होस्ट के अंदर जाते हैं तब ये जो लिविंग होते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर हो गया इसका डायग्राम। पूरे सेल का कितना होगा 10 से 20 माइक्रोमीटर एक सेल का, किसका जो है यूकैरियोट का, इसमें दिखाया हुआ है यूकैरियोट का जो है दिखाया हुआ है। और ये जो है इसमें देखिए अलग अलग बैक्टीरिया में जो है दिखाए हुए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम आगे जो है कवर करेंगे, जो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो हम आगे ये वाला कवर करेंगे एनवलप वाला, और ये वाला टॉपिक है इंक्लूजन बॉडिंग्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।